तो एवरीवन हम जो है क्लास 12 की जी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है? देखो, हमारे डीएनए के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी जो है मतलब बना सकता है। जब डीएनए अपनी डुप्लीकेशन कर सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो यूनिक प्रोसेस क्या है बेटा डीएनए कि डीएनए की जो है मतलब अपनी कॉपी वो बना सकता है। अपने कॉपी बनाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? इमीडिएटली जो है मतलब 1952 में ही क्या किया? मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को भी दे दिया। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला कि इट हैज नॉट एस्केप escaped or noticed that की specific pairing we have a postulate immediately suggest a possible copying mechanism for a genetic material। जैसे ही हमने डीएनए के जो मतलब हेलिक्स के बारे में स्टडी किया, उसी के बाद हमने डीएनए एप्लीकेशन जो होते हैं अपनी डीएनए जो अपनी कॉपी बना सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा जो मतलब डीएनए एप्लीकेशन के मॉडल को भी दे दिया गया। तो कब दिया गया? इन 1953 में। ठीक है, स्कीम ये सुजेस्ट करती है कि दो स्ट्रैंड बोलते हैं, जो आपके डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे और वो टेम्पलेट का काम करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और जैसे ही आपकी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी तो आपके जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उसमें एक के पास क्या होगा? आपका नया वाला स्ट्रैंड होगा, और जो एक स्ट्रैंड जो होगा वो कैसा होगा? पुराने वाला होगा। जैसे मान लो कि आपका ये डीएनए है। ठीक है, आपका ये डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द 5' एंड, दिस इज कॉल्ड एज द 3' एंड, दिस इज कॉल्ड एज द 5' एंड, दिस इज कॉल्ड एज द 3' एंड। अब दोनों क्या करेंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो दोनों क्या करेंगे बेटा? ये एक टेम्पलेट की भांति काम करेंगे और इन्हीं के ऊपर क्या होगा? मतलब आपका डीएनए के नया स्ट्रैंड जो मतलब फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? आपका नया स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी है, तो यहीं पे आपका देखो जो आपका नया डीएनए बना उसमें क्या था? एक वाला जो स्ट्रैंड था वो नया वाला था और दूसरा वाला स्ट्रैंड जो था वो पुराना वाला था। तो जब आपकी डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है इस प्रकार से होती है कि आपका जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें जो मतलब एक नया स्ट्रैंड बनता है और एक जो मतलब जो पेरेंटल स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं आपका क्या कर रहे हैं? ये टेम्पलेट का काम कर रहे हैं। टेम्पलेट क्या होती है? जिसके ऊपर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो यही आपके जो मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि स्कीम सजेस्टेड दैट कि 2 डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे वो क्या कर जाएंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे और ये टेम्पलेट का काम करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। और जैसे ही आपकी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है तो एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल होता है और दूसरा स्ट्रैंड आपका क्या होता है? नया होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया किसके लिए? डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके लिए भी प्रूफ दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रूफ देते हैं हमारे 1958 में कौन देते हैं बेटा? आपके आपके मैथ्यू मैसलेसन और फ्रैंकलिन स्टान जो होते हैं स्टाहल क्या करते हैं? 1958 में ये प्रूव करते हैं कि डीएनए का है वो सेमी कंजर्वेटिव जो मतलब वे से क्या करती है? रेप्लिकेट करती है। वो कहाँ करते हैं? किस एनिमल के ऊपर, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करते हैं? दैट इज ईस्चरिया कोलाई के ऊपर। वो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? आपके ईस्चरिया कोलाई को क्या करते हैं? वो N15 वाले आइसोटोप में वो ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो नाइट्रोजन को जब हम डीएनए को क्या किया जाएगा? उस बैक्टीरिया को हम N15 दैट इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, जब उसमें उसको हम ग्रो करते हैं तो डीएनए में क्या आ जाएगा बेटा? N15 आ जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि डीएनए में क्या आ गया? N15 यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में। अब क्या होगा? 20 जब उस 20 मिनट बाद क्या किया जाएगा? डीएनए को जो अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड करता है और अपनी जो है डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, तो उसमें क्या बनेगा? एक स्ट्रैंड तो मतलब आपका नॉर्मल बना, दैट इज N15 वाला ही होगा जो आपका पेरेंटल होगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्पलेट का काम करेगा। ठीक है, वो टेम्पलेट का काम करेगा। अब हमने जो मतलब बैक्टीरिया को N14 मीडियम प्रोवाइड करना है, तो जिसकी वजह से
से क्या होगा कि एक स्ट्रैंड जो होगा उसमें क्या होगा आपका N14 प्रेजेंट होगा, यानी कि जो आपका 1 जनरेशन बाद जो डीएनए मिला उसमें क्या था कि आपके पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या था N15 वाला था और एक स्ट्रैंड क्या था मतलब आपका N14 वाला था। इस डीएनए को हमने क्या बोल दिया, हाइब्रिड डीएनए हमने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, जो मतलब 20 मिनट बाद यानी कि इससे 40 मिनट बाद जो मतलब हमने क्या किया, मतलब उसको दोबारा रेप्लिकेशन करवाई, तो ये चारों डीएनए स्ट्रैंड क्या करेंगे, मतलब आपको हमने क्या किया N14 में इनको ग्रो करवाया, तो चारों जो होंगे वो टेम्पलेट का काम करेंगे, जिसमें 2 जो होते हैं वो N15 वाले होंगे और 2 क्या होंगे N14 वाले होंगे, और बाकी सारा क्या बनेगा N14 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनते हैं आपके पास 2 इंटरमीडिएट बने और 2 ही क्या बनेंगे आपके पास जो मतलब प्रॉपर जो मतलब आपके N14 वाले बनते हैं। तो यहाँ पे 2:2 देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम हाइब्रिड इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए करते हैं कि हम जहाँ पे एटम्स को, जहाँ पे जो मतलब मॉलिक्यूल्स को या जहाँ पे कंपाउंड को हम क्या करते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं कि N15 वाला जो डीएनए था वो हैवी था, तो इसका मतलब क्या हो, वो आपकी जो मतलब टेस्ट ट्यूब में बॉटम के ऊपर सिचुएटेड होगा। N14 और N15 जो था इंटरमीडिएट था, तो वो बीच वाली पोजीशंस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और N14 और N14 के होंगे बहुत ही लाइट होते हैं एज कंपेरिजन टू N14 N15, और N15 और 15 तो ये जो मतलब आपके टॉप के नजदीक जो होते हैं मतलब ये सिचुएटेड होते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये बताता है कि आपका जो मतलब डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड से क्या करता है मतलब रेप्लिकेशन करता है। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल, अब आप एक्सपेरिमेंट को स्टडी आउट कर सकते हो कि मैथ्यू एंड मेसलेसन और स्टाहल ने क्या किया कि उन्होंने इश्रिया क्लोराइड को सबसे पहले क्या किया था NH4 अमोनियम क्लोराइड वाले हैवी आइसोटोप में क्या किया, ग्रो करवाया, जिसके क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन का सोर्स करता है फॉर मैनिजेशन के लिए उसको ग्रो करवाते गए। ठीक है, तो उसके डीएनए में क्या आ गया N15 आ गया। अब क्या हुआ कि N15 जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। ठीक है, और एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। और दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नॉर्मल डीएनए से किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाय सेंट्रीफ्यूगेशंस इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। और जहाँ पे N15 जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, N15 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये हैवी आइसोटोप है जो कि डेंसिटी, जो कि मास अपॉन वॉल्यूम के रेशो से क्या होता है मतलब सेपरेट हो जाते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उसने अमोनियम जैसी बैक्टीरिया में उसको ग्रो करवाया था हमने हैवी आइसोटोप में। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि उसको अब ट्रांसफर कर दिया गया ऐसे मीडियम में जहाँ पे नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो ऑब्वियसली उसका डीएनए क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो उसका N14 वाला कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे डीएनए जो बनते हैं तो उनका जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हाइब्रिड डीएनए बनते हैं, तो वहाँ पे N14 और N15 वाला डीएनए बनता है। ठीक है, उसके बाद जब हम डीएनए को जो मतलब और जनरेशंस के लिए क्या करते हैं, मतलब उसको ग्रो करवाते हैं, तो आपके पास 2:2 में जो होते हैं आपके पास डीएनए बनते हैं, दैट इज 2 आपके पास हाइब्रिड बनेंगे और 2 ही आपके पास जो मतलब यहाँ पे जो मतलब आपके लाइट डीएनए फॉर्मेशन होगी। ऑब्वियसली 80 मिनट तक रखेंगे तो उसमें अलग सिस्टम बनेगा, 80 मिनट तक आप करोगे तो ऑब्वियसली उसमें अलग टाइप का रेशो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और जो है मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो कि ये प्रूव करता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशंस होती है सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होती है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया गया टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होता है क्रोमोसोम जो होते हैं कहाँ परफॉर्म किया गया, बीसिया फावा में, एक फावा बीन्स होती है टेलर के द्वारा किया गया, और ये भी 1958 में किया गया था। और ये भी क्या करता है, ये प्रूव करता है कि डीएनए जो है क्रोमोसोम के अंदर जो है मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही रेप्लिकेट करता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, मशीनरी क्या होती है एंजाइम की। ठीक है, ऐसी कौन कौन से एंजाइम जो होते हैं इसमें चाहिए होते हैं। नंबर 1 देखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होती है बेटा बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव स्टेट है, इसमें बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं। तो ई कोलाई जो होता है ना बेटा, वो इसमें आपका बैक्टीरिया के अंदर जो है मतलब एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो कि मतलब आपकी रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले एंजाइम आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आपने याद रखना है सबसे पहले एंजाइम कौन सा आ गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम,
जो कि डीएनए सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है डीएनए की ही सिंथेसिस करने के लिए, इसलिए हम क्या सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद एंजाइम आता है आपका अनवाइंडेज एंजाइम होता है, ये भी आपने याद रखना है। अनवाइंडेज एंजाइम या हेलिकेज एंजाइम ये क्या करता है? डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है, डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक और एंजाइम आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द टोपोआइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो कि सुपर क्वाइलिंग को क्या करेगा? मतलब रिलीव करेगा, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड एज द एसएसबी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि डीएनए को क्या करती है? सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या करती है? वो उसको जो मतलब आपकी जो मतलब स्टेबलाइज्ड करती है। चौथा पांचवा जो एंजाइम आता है दैट इज आरएनए प्राइमेज भी चाहिए होते हैं, आरएनए प्राइमर चाहिए होते हैं, जो कि जो मतलब डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का काम क्या करेगा? आपका आरएनए प्राइमर की हेल्प से किया जाता है। और आपका लास्ट में एंजाइम चाहिए होता है डीएनए आपका लाइगेज एंजाइम होता है, जो कि डीएनए को क्या करता है? डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? मतलब आपके जो मतलब उनको क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपका रेप्लिकेशन जो होती है बेटा इन लिविंग सेल, जैसे ई को होता है कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है ये बहुत सारे एंजाइम इसमें चाहिए होते हैं। हमने क्या पढ़े? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, हेलिकेज या अनवाइंडेज चाहिए होता है, गायरेज भी चाहिए होता है, टोपोआइसोमरेज भी चाहिए होता है, एसएसपी प्रोटीन, आरएनए प्राइमेज एंजाइम चाहिए होता है। और तो बोलते कि मेन एंजाइम कौन है? मेन एंजाइम है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये डीएनए की टेम्पलेट का यूज करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए या फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि आपके पास जो डीएनटीपी प्रेजेंट है, डीएनटीपी जैसे डीऑक्सी एडोसिन एडिनोसिन है, डीऑक्सी एडोसिन है, डीऑक्सी साइटोडिन है, डीऑक्सी जो मतलब आपके पास है, तो जो भी डीऑक्सी साइटोडिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज होता है ये कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और दीज एंजाइम जो होते हैं ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। ये जो मतलब पॉलीमराइजेशन के स्टेप को कैटेगराइज करते हैं, कैटालाइज करते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे आपका इश्चिया कोलाई है बेटा, उसमें बेस पेयर कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, और ह्यूमन के कितने बेस पेयर होते हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं डबल सेट में। तो ये आपका इश्चियोकोलाई जो होता है अपने डीएनए की रेप्लिकेशन को जो मतलब 18 मिनट में कंप्लीट करता है। 18 मिनट में कंप्लीट करेगा, जिसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में क्या करेगा बेटा? ये 2000 बेस पेयर को ज्वाइन करवाता है। ये 2000 बेस पेयर को ज्वाइन करवाता है। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज एंजाइम तो बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन जो होते हैं मतलब ये जो मतलब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ भी डीएनए पॉलीमराइजेशन करते हैं। ऑब्वियसली जब 2000 बेस तुम ऐड कर रहे हो 1 सेकंड में, तो वो करेक्ट बेस पे भी क्या होना चाहिए? मतलब सामने क्या होना चाहिए? मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर जाना चाहिए। अगर इस टाइम पे कोई आपकी मिस्टेक होती है तो उसमें क्या होगा? म्यूटेशन हो सकती है। और फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन जो होती है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, एनर्जी ऑब्वियसली आपके डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं वो दोनों काम करते हैं। वो पॉलीमराइजेशन में भी अपनी हेल्प करते हैं और साथ साथ में जो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी वगैरह जो होते हैं ये जो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन एडिशन टू ये सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं और ये एनर्जी का भी काम करते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, जहाँ पे 2 टर्मिनल आपके जो पायरोफॉस्फेट होते हैं, जो 2 टर्मिनल पायरोफॉस्फेट जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है और वो क्या करेंगे? मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं। 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन द डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाईली एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद चलो ये तो हमने पढ़ लिया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो होता ही, लेकिन कुछ और एडिशनल एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ। और फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो होते हैं वो जो मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। ऐसा कि जैसे मान लो कि आपका डीएनए ही है, इसको इसके द्वारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा मतलब ज्वाइन
ज्वाइन किए हैं, तो इस डीएनए स्ट्रैंड को हम जो है मतलब एक ही बार में जो है मतलब सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक बार में सेपरेट करना होता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उतनी एनर्जी हमारे पास होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि डीएनए को छोटे छोटे शेप में क्या करते हैं मतलब आपके जो मतलब सेपरेट करते हैं, ताकि एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, ठीक है। तो फॉर डीएनए मॉलिक्यूल, एक बहुत ही लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, 2.2 मीटर का है। सिंस टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, क्योंकि वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो रेप्लिकेशन अक्कर होती है स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, या रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं यूकैरियोट के केस में। तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज क्या करता है, केवल उसकी इंपॉर्टेंट याद रखना, केवल वो पॉलीमराइजेशन ही कर सकता है, वो केवल बेसिस को ऐड ही कर सकता है, केवल एक ही डायरेक्शन में, चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे आरएनए पॉलीमरेज है, सारे एक ही डायरेक्शन में करते हैं, 5 to 3 डैश डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी जो होती है 3 to 5 है, 3 डैश to 5 डैश है, और वहाँ पे रेप्लिकेशन तो कंटिन्यू होती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी जो होती है आपकी 5 to 3 डायरेक्शंस होती है, वहाँ पे जो आपकी जो क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन होती है डिसकॉन्टिन्यूस होती है, और डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको डीएनए लाइगेज के द्वारा जो मतलब ज्वाइन किया था। देखो कैसे, ठीक है, जैसे आपका डायग्राम नीचे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी जो है क्या कौन सी है 5 to 3 वाली है, इसके ऊपर क्या करेगा एक स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में क्या कर रहा है जो बन रहा है, इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। लेकिन जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 डैश है, ठीक है, 3 to 5 डैश है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 to 3 कर सकता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को आपस में ज्वाइन किया जाता है बाय डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो एक स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन कैसी है, कॉन्टिन्यूस है, और दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये डिसकॉन्टिन्यूसली जो सिंथेसाइज हो रही है छोटे छोटे फ्रेगमेंट की, उनको डीएनए लाइगेज के एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो आपको पता है कि डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, वो केवल इलोंगेट ही कर सकता है, वो केवल पॉलीमराइजेशन ही कॉज कर सकता है। लेकिन बोले कि एट आल्सो द रेप्लिकेशन जो होता है डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, आपकी रेप्लिकेशन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रेप्लिकेशन जो होती है स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होती है, और उन स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इट इज़ बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, जहाँ से क्या होता है कि मतलब डीएनए की जो मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसेसेस या बायोटेक्नोलॉजी में भी इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का वहाँ पे जिक्र आएगा, उसमें हमने ये स्टडी करेंगे, ठीक है, जहाँ पे वेक्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। तो वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है अंडरस्टूड वेल, लेकिन आपको पता है कि यूकैरियोट में क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होती है कहाँ होती है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होती है, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन जो होता है वो हाईली कोऑर्डिनेट वे में होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी, तो ऑब्वियसली पॉलीप्लाइडी होती है हमारी जो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, क्रोमोसोमल जो होते हैं अनोमलीज होती है वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में जब हम स्टडी करते हैं। तो देखो क्या हुआ, आपके जो मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये आपका डायग्राम यहाँ पे, जैसे मान लो ये डीएनए था, ठीक है, इसको क्या किया, इसने ओपन हुआ, दैट इज आपका जो मतलब ये ऐसे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द 5 डैश एंड एंड दिस इज कॉल्ड एज द 3 डैश एंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द 3 डैश एंड एंड दिस इज कॉल्ड एज द 5 डैश एंड, इसको हमने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। अब बोलता है कि यहाँ पे एक एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इसकी जो है मतलब इसकी जो मतलब क्या करेगा, अनवाइंडिंग कॉज करेगा। ये जो एंजाइम है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, ये हेलिकेज एंजाइम है जो कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कॉज करता है, उसको एक रेप्लिकेशन फॉर्क या वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो आपस में क्या कर सकते हैं, वो क्वाइल हो सकते हैं, ठीक है, क्वाइल हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं। तो सुपर क्वाइलिंग को रिलीव करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे टोपो आइसोमरेज प्रेजेंट होता है जो कि सुपर क्वाइलिंग को क्या करता है, रिलीव करता है। और साथ
साथ में क्या होता है, यहाँ पे जो है मतलब हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या करेगा, मतलब ये जो है मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है, इनके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इनके पास जो है मतलब अनपेयर्ड डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होती है आपकी हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करती है, वो डीएनए को क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड में क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मतलब यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक जो मतलब आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर बनेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, 5 डैश से 3 डैश के डायरेक्शन में क्या करेगा, मतलब आरएनए प्राइमेज के थ्रू क्या करेगा, डीएनए बनाएगा। यहाँ पे भी एक प्राइमर बनेगा। ठीक है, दैट इज 5 टू, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, आपकी जो मतलब सिंथेसिस कर सकता है। तो आरएनए प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर बना दिए। अब क्या करेगा, एक स्टैंड पे आपकी डीएनए सिंथेसिस की हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है, और जिस स्टैंड पे जो कॉन्टिन्यूस हो रही है उस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। लेकिन एक स्टैंड के ऊपर क्या होगी, आपकी सिंथेसिस होती है वो कैसी होती है, वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं फ्रेगमेंट बनते हैं, जिन फ्रेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलेंगे। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं इनको बाद में डीएनए लाइगेज के द्वारा जो मतलब क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो आपके कौन से एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होते हैं, ये मेन एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है रिपेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तरह यूकैरियोट में भी क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन जो होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो है मतलब डीएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होती है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होती है। क्यों, क्योंकि एक डीएनए स्ट्रैंड क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा, और एक क्या बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूस बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ऑटो कैटलिटिक होती है, क्योंकि डीएनए खुद डीएनए के ऊपर ही क्या होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। और तीसरा जो मतलब डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डीएनए की रेप्लिकेशन तो होगी न्यूक्लियस में, अब क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। जब डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और प्रिंसिपल होता है, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, गवर्न करता है। अब यहाँ पे एडेनोसिन जो होता है वो क्या करेगा, वो यूरेसिल के साथ कंबाइन करेगा, ना कि थाइमिन के साथ, क्योंकि आपके आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ना कि थाइमिन। ठीक है, हाउएवर अगर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के साथ इसकी तुलना की जाए, जहाँ पे क्या होता है कि टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है पूरा का पूरा 2 कॉपी बनती है, दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही सेगमेंट का, केवल एक ही स्ट्रैंड का करेगा, आरएनए बनाएगा। एक ही सेगमेंट का केवल एक ही स्ट्रैंड का करेगा, वो आरएनए बनाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को जो मतलब गवर्न किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एडेनोसिन के साथ क्या बाइंड करेगा, आपका यूरेसिल बाइंड करेगा, ना कि थाइमिन बाइंड करेगा। लेकिन रेप्लिकेशन के साथ तुलना की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के क्या किए जाते हैं, मतलब डुप्लीकेट होते हैं, दोनों की कॉपी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही स्ट्रैंड से जो मतलब आरएनए बनाया जाएगा। और क्यों, क्योंकि जो मतलब ये जो दिस नेसेसिटेट डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि डीएनए की दोनों कॉपी को जो मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं की जाती है। इफ बोथ स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर वो टेम्पलेट का काम करेंगे तो आपके पास दोनों क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे, और दोनों आरएनए में क्या होगा, डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोटीन को तो कोड करेंगे, लेकिन दोनों कोड करेंगे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ट्रांसलेशनल की मिसनरी जो होती है वो गड़बड़ हो सकती है, 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है, नंबर 1 रीजन तो ये है। दूसरा क्या होगा, अगर दोनों आरएनए मॉलिक्यूल बनते हैं और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों ज्वाइन कर जाएंगे, दोनों जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है। और ऑब्वियसली जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो ऑब्वियसली आपकी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। तो कुछ भी हो, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन में ही क्या होगी, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो भाई द बोथ स्ट्रैंड्स होते हैं, दे आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि सिंपल आंसर है, क्योंकि इफ बोथ स्टैंड ऑफ जो होते हैं ये टेम्पलेट का काम करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल जिनके डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं। और रिमेंबर
कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है डज नॉट मीन आइडेंटिकल। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं कि आइडेंटिकल, इसका मतलब ये कि आर्जिनिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा और साइटोसिन की जगह गुआनोसिन प्रेजेंट होगा, तो वहाँ उसका बाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ दे कोड फॉर प्रोटीन, तो दोनों सीक्वेंसेज, द सीक्वेंसेज ऑफ अमाइनो एसिड होगा प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाएंगे, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन जाएगी। हैंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। और ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपके ट्रांसफर को मशीनरी को, ठीक है। और सेकंड, अगर आपके दोनों आरएनए मॉलिक्यूल बनते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है, मतलब ये दोनों जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते, आपस में ज्वाइन कर जाते, आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता और पूरी की पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है वो कॉम्प्लिकेट दोबारा हो जाती है, वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन होती ही नहीं, ट्रांसलेशन होती नहीं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, देखो एक ट्रांसक्रिप्शन जो होती है एक यूनिट से स्टार्ट होती है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर, सेकंड रीजन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड रीजन इज कॉल्ड एज द टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। 3 रीजंस होते हैं आपका जो मतलब दैट इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और टर्मिनेटर रीजन जो है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 रीजंस होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर जीन्स होते हैं, आपके क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का काम होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए को किस तरह डिफाइन किया जाता है, इसमें 3 रीजन होते हैं डीएनए में। नंबर 1 रीजन इज कॉल्ड एज अ प्रोमोटर, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ आपका जो मतलब स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड रीजन कॉल्ड एज द टर्मिनेटर रीजन हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है दे रखी है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट्रोन, ठीक है। सिस्ट्रोन क्या होता है, एक ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए जो मतलब कोड करता है। और स्ट्रक्चरल जीन जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये जो मतलब इसको हम मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। उस केस में प्रो यूकैरियोट के केस में जो होता है केवल एक स्ट्रक्चरल जीन केवल एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड बनाता है, लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है बहुत टाइप की प्रोटीन बनाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक इन नेचर। पी से प्रोकैरियोटिक और पी से मतलब सिस्ट आपका जो मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है आपके, यहाँ केवल प्रोकैरियोट में पाई जाती है, और मोनोसिस्ट्रोनिक जो होती है कहाँ पाई जाती है आपके मतलब यूकैरियोट में पाई जाती है। अब देखो 3 यूनिट होती हैं, तो देयर इज कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बोलते कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के क्या होते हैं, बोलते कि सिंस द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो होंगे हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि डीएनए के ऊपर आरएनए की सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो क्या करता है, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकता है, पॉलीमराइजेशन कर सकता है, 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो स्ट्रैंड जिसके पास 3 to 5 पोलैरिटी होगी वो टेम्पलेट का काम करेगा। देखो नीचे यहाँ पे जो है 2 स्ट्रैंड दे रखे हैं, एक दे रखा है आपका 3' से 5' और एक दे रखा है आपका 5' से 3'। तो जो मतलब आपका जो मतलब 3 to 5 वाला पोलैरिटी वाला होगा वही क्या करेगा, आपका टेम्पलेट का काम करेगा, उसी के ऊपर आपका आरएनए की सिंथेसिस होगी। और जिसके ऊपर आरएनए की सिंथेसिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। और जो आपका दूसरे वाले स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्टैंड बोलेंगे, लेकिन ये किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है। अदर स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5 to 3' होगी और सीक्वेंसेज होंगे बिल्कुल जैसा आरएनए बनेगा वैसे ही होंगे उसके सीक्वेंसेज, लेकिन वहाँ पे केवल थायमिन की जगह यूरेसिल होगा आपके आरएनए में, ठीक है, और इसमें कोडिंग स्टैंड में थायमिन होगा, इस डिस्प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। और स्ट्रेंजली क्या होगा, दिस स्टैंड जो होता है वो कोड तो नहीं करता, इसको हम कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। और ऑल द रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो कहाँ लिए जाते हैं, वो कोडिंग स्टैंड से लिए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी रेफरेंस हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके जितने भी सारे रेफरेंस हैं बेटा वो कहाँ से लिए जाएंगे, कोडिंग स्टैंड पे लिए जाएंगे। कि आपका प्रोमोटर रीजन कहाँ पाया जाता है, 5' एंड की तरफ पाया जाता है। आपका जो टर्मिनेटर रीजन जो है कहाँ पाया जाता है, 3' एंड की रीजन में पाया जाता है। तो इसी से सारी रेफरेंस देखी जाएगी। तो आपके स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने जीन होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 जीन पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज अ promoter part, second one is called as a terminator part, और second part is called as a structural gene।
प्रमोटर में क्या होता है, ठीक है, प्रमोटर क्या होता है कि ऐसा रीजन जो कि आपके कोडिंग स्टैंड के 5' एंड की तरफ हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर रीजन बोलेंगे, और स्ट्रक्चर जीन से पीछे होता है। और ऐसा रीजन जो कि आपके कोडिंग स्टैंड के 3' एंड की तरफ होगा जो कि आपके स्ट्रक्चर जीन के बाद में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर रीजन बोलेंगे। तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कवर करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। और प्रमोटर को क्या बोलेंगे, दैट इज, क्योंकि हमने सारे का सारा रेफरेंस कहाँ से लेना है बेटा, हमने जो केवल कोडिंग स्टैंड से लेना, दैट इज लोकेटेड टुवर्ड द 5' एंड या अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, और रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड, और इट इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड। और यहीं पे क्या होगा, आपका प्रमोटर रीजन पे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाइंड करेगा, और तब से क्या करेगा, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके पास प्रमोटर जो होगा इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ये डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड को भी, ठीक है। तो बोलता है कि इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड इट इज द प्रेजेंस फॉर प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, ठीक है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड जो कि वो रिवर्स हो जाएगी। टर्मिनेटर क्या होगा, ऐसा स्टैंड जो कि 3' एंड की तरफ है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है कोडिंग स्टैंड में, और यूजली जो होता है वो एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, नोटिफाई करता है। और कुछ ऐसे एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होते हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर में, और ये भी कहते हैं आपके जो होते हैं साइलेंसर होते हैं, एनहांसर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मतलब ये भी हमारी ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और भी सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम साइलेंसर और एनहांसर बोलते हैं, जो कि प्रमोटर के अपस्ट्रीम हो सकते हैं, डाउनस्ट्रीम हो सकते हैं, ठीक है, और जो भी क्या करते हैं हमारे रेगुलेशन ऑफ आपके जो मतलब जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल, उसमें हमने ये डिस्कस किए हुए, वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन कैसे होगा। एक जीन क्या होता है बेटा, जीन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। दो देर इज नो एम्बिग्विटी दैट कि जीन जो होते हैं डीएनए के ऊपर ही होते हैं, आपके जीन कहाँ होते हैं, डीएनए के ऊपर होते हैं। तो इट इज़ डिफिकल्टी टू डिफाइन ए जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंसेज। तो डीएनए सीक्वेंसेज होती हैं जो क्या करते हैं, आपके आपके डीएनए सीक्वेंसेस क्या करेंगे, आपके डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं आपके करेंगे वो टीआरएनए भी बनाएंगे। ऑब्वियसली जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो केवल एमआरएनए थोड़ा बनेगा, टीआरएनए भी बनेगा, आरआरएनए भी बनेगा, और एमआरएनए भी बनेगा, ठीक है। तो जीन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस के करते हैं आपके कोड करते हैं, टीआरएनए के लिए भी, आरएनए मॉलिक्यूल के भी। तो जीन क्या करता है, वो सब टाइप के जीन आरएनए के लिए कोड करता है। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या करता है, वो सेगमेंट डीएनए का केवल पॉलीपेप्टाइड के लिए ही कोड करता है। जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है कि जीन जो होते हैं वो टीआरएनए भी बनाते हैं, आरआरएनए भी बनाते हैं, और एमआरएनए भी बनाते हैं। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या होता है कि वो सेगमेंट डीएनए का जो केवल और केवल एक जो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। अगर एक टाइप की पॉलीपेप्टाइड बनेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे, और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो हाउ एवर डिफाइनिंग ए सिस्ट्रॉन, एक सेगमेंट है डीएनए का जो क्या करते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड भी मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं। आपका स्ट्रक्चरल जीन जो होता है एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं कहाँ होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक के होते हैं जहाँ पे बहुत सारी जो मतलब क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। तो इन यूकैरियोट्स होते हैं मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन क्या करेगा, उनके अंदर क्या, जैसे मान लो कि आपका मोनोसिस्टोनिक जीन बना, इसमें कुछ जो होते हैं इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं। इंट्रॉन क्या होते हैं, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि कोडिंग सीक्वेंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रॉन बोलेंगे। और कोडिंग सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। और एक्सॉन क्या होते हैं, ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपके केवल और केवल मैच्योर आरएनए में ही दिखते हैं। और एक्सॉन जो होते हैं इनको इंटरवेनिक सीक्वेंसेस के द्वारा, इंट्रॉन के द्वारा जो होता है मतलब कोड किया जाता है। और इंट्रॉन जो होते हैं इंटरवेनिक सीक्वेंसेस होते हैं, ये मैच्योर आरएनए में नहीं दिखते हैं। और इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो होती है, केबल और केबल जो होती है कहाँ पाई जाती है, हमारे यूकैरियोट में पाई जाती है। ये कॉम्प्लिकेट करती है डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट, है वही चीज़ है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर रेगुलेटरी सीक्वेंसेज ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। हैंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होते हैं ये लूजली डिफाइंड एज द रेगुलेटरी जीन होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी आरएनए और प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, ये जो कोड नहीं करते हैं लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को करते हैं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ठीक है। तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो होती है बेटा वो 3 स्टेजेस में जो है कंप्लीट होती है। इन बैक्टीरिया 3 टाइप के जो होते हैं, मेजर आरएनएज होते हैं, मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, आरआरएनए होते हैं। और तीनों आरएनए जो होते हैं केवल जो करते हैं ये प्रोटीन बनाने का काम
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एमआरएनए जो होता है वो टेम्पलेट का काम करता है, टीआरएनए जो होता है अमाइनो एसिड को कैरी करता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है, और आरएनए जो होता है वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है और आपका कैटालिटिक रोल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। और देयर इज ए सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सारे टाइप के आरएनए बनाता है। एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो आपके बैक्टीरिया में तीनों टाइप के आरएनए बना रहा है, एमआरएनए भी बना रहा है, आरएनए भी बना रहा है और टीआरएनए भी बना रहा है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? सबसे पहले देखो, आप देख सकते हैं इनिशिएशन में क्या होता है बेटा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ। लेकिन प्रमोटर रीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ पे प्रमोटर रीजन है? उसके पास कौन सा फैक्टर होता है? सिग्मा फैक्टर के थ्रू जो होता है वो प्रमोटर रीजन को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करता है। तो आरएनए पॉलीमराइज क्या करेगा? अलोंग विद सिग्मा फैक्टर क्या बनाता है? होलो एंजाइम बनाता है जो क्या करता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को, जो कि आपके -35 रीजन के पास प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे हायर क्लास में पढ़ते हैं कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? +1 बोलते हैं। उसके पीछे जो भी सेगमेंट होते हैं उसमें -1 -2 तो -35 रीजन में क्या होते हैं? आपके प्रमोटर रीजन बाइंड करते हैं। और जैसे ही ये प्रमोटर रीजन को जो मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है और क्या करेगा, मतलब एकदम से फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी और आपका सिग्मा फैक्टर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज? क्या करेगा? इलॉन्गेशन में क्या करेगा? बहुत सारे जो होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड जो होगा उनको ज्वाइन करने का काम करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, और आरएनए को जो मतलब डीएनए के ऊपर सिंथेसाइज करता चलेगा। और जैसे ही मतलब ये टर्मिनेशन रीजन में जो मतलब पहुंचता है तो वहाँ पे एक फैक्टर अलग से आता है, उसको बोलते हैं रो फैक्टर, जो कि टर्मिनेटर रीजन को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। और जैसे ही रो फैक्टर जो आगे अटैच हो जाएगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो बना हुआ आरएनए और साथ में जो मतलब आपके जो एंजाइम अलग हो जाएंगे और आपके एमआरएनए चेन बन जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का एंजाइम है, तीनों टाइप के आरएनए बना रहे, और ये क्या करेगा? प्रमोटर के ऊपर बाइंड करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। और ये क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का काम करता है एज सबस्ट्रेट। ठीक है, एंड पॉलीमराइज करता है इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। वही डीएनए के ऊपर फिर क्या करेगा? आरएनए की सिंथेसिस करता चलेगा। और इट सम हाउ आल्सो फैसिलिटेट द, ये हेलिक्स को ओपन करने का काम करेगा, इलॉन्गेशन को काम करेगा। और ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए जो होता है वो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। ठीक है, और वंस द पॉलीमरेज जो होता है वो टर्मिनेशन रीजन में पहुंच जाएगा और आरएनए जो होता है आपका जो इमेच्योर होता है, नेसेंट होता है, वो गिर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिगिंग क्वेश्चन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है कैसे जो तीनों स्टेप को कैरी करता है? इनिशिएशन को कैसे कैरी करता है, इलॉन्गेशन को कैसे कैरी करेगा, एंड टर्मिनेशंस को कैसे कॉज करेगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो केबल और केबल क्या करता है? प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन का काम करता है। लेकिन ये जो सिग्मा फैक्टर के साथ जब एसोसिएट होगा तो ये जो मतलब इनिशिएशन कॉज करेगा। जब ये रो फैक्टर जो कि टर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें टर्मिनेशन करेगा। और इनके साथ जो मतलब एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स होता है, ये स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब क्या करेगा? उसको इनिशिएट करता है और टर्मिनेट करता है। वही चीज़ है, रो फैक्टर के साथ केबल और केबल वो इनिशिएशन के टाइम ही अटैच करेगा और आपका जो मतलब टर्मिनेशन के टाइम ही अटैच करेगा, लेकिन सिग्मा फैक्टर के साथ वो इनिशिएशन के टाइम ही अटैच होगा। तो इन बैक्टीरिया में क्या होता है कि सारे टाइप के जो एमआरएनए है वो केवल एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बनाता है। लेकिन इन बैक्टीरिया सिंस एमआरएनए जो होता है डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, क्योंकि उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है जैसे बैक्टीरिया में, ऑब्वियसली बैक्टीरिया में जो आपका एमआरएनए बनता चला जाएगा तो एक साइड से जो मतलब राइबोसोम अटैच होते जाएंगे और साइड से जैसे जैसे आरएनए बन रहा है साइड साइड में क्या हो रहा है कि मतलब आपकी ट्रांसलेशन भी साथ में हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है साइमल्टेनियसली होती है, क्योंकि उसमें अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं। तो वही चीज़ है इन बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंस एमआरएनए जो होता है डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ये क्या होगा जहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है वो केवल एक ही कंपार्टमेंट में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ट्रांसलेशन जो होती है वो कपल्ड होती है, याद रखना कपल्ड होती है, साइमल्टेनियसली जो होती है हमारे बैक्टीरिया में पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, जब एमआरएनए फॉर्मेशन कहाँ होती है आपकी, आरएनए कहाँ बन रहा है आपका, जो आपका इमेच्योर आरएनए कहाँ बन गया, आपके न्यूक्लियस में बना है। अब क्या होगा यहाँ पे तीन चीज़ें होती है। यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में, जो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के आरएनए का ना फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 वो क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मतलब जिसमें 20S आरएनए बनेगा, 18S आरएनए बनेगा, 5.8S आरएनए जो होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
3 से याद रखना आपका tRNA बनता है और 5 SR जो मतलब RNA बनता है और स्मॉल न्यूक्लियर RNA भी ये बनाते हैं आपका RNA पॉलीमरेज 3 और RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है वो क्या बनाता है आपका mRNA बनाता है या हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA बनाता है। ठीक है, अब क्या होगा उसमें न्यूक्लियस में आपका HNRNA बन गया। ठीक है, अब क्या होगा उसमें मॉडिफिकेशन होगी उसकी जो मतलब जो उसको मॉडिफाई किया जाएगा तब जाके उसको साइटोसोल में जो मतलब भेज दिया जाएगा। सेकंड कंप्लेक्सिंग क्या है कि जो आपका RNA बना, ठीक है, जो RNA बना उसमें इंट्रॉन भी है और उसमें एक्सॉन भी है। तो ये क्या करता है आपके इंट्रॉन सीक्वेंसेस मान लो ये है आपके इंट्रॉन सीक्वेंसेस होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं। उनको कट करने का काम कौन कर देगा, वहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी। सबसे पहले इंट्रॉन जो होंगे वो काटे जाएंगे और एक्सॉन जो होंगे वो ज्वाइन कर लिए जाएंगे। जैसे मान लो ये इंट्रॉन थे इनको काट लिया गया और आपके जो मतलब एक्सॉन जो होंगे उनको ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, उनको ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे स्प्लाइसिंग बोलेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, दिस इज द 5 डेज एंड, दिस इज कॉल्ड एज द 3 डेज एंड और यहाँ पे क्या किया जाएगा कैपिंग की जाएगी। 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन क्या की जाएगी, यहाँ पे कैप ऐड की जाएगी और यहाँ पे पॉली एडेनाइलेशन की जाएगी। बहुत सारे एडेनिन जो होते हैं यहाँ पे ऐड कर लिए जाएंगे। तो ये आपकी होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनेगा उसमें एक्सॉन भी होते हैं इंट्रॉन भी बनते हैं, लेकिन इंट्रॉन क्या है नॉन फंक्शंस है इसलिए उनकी स्प्लाइसिंग की जाती है। इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, एक्सॉन को ज्वाइन किया जाता है डिफरेंट एंजाइम के द्वारा और HNRNA को जो मतलब उसके बाद एडिशनल प्रोसेसिंग की जाती है, वहाँ पे कैपिंग की जाएगी और टेलिंग की जाएगी। कैपिंग में क्या किया जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मिथाइल 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन जो होता है ट्राईफॉस्फेट जो होता है वो ऐड किया जाएगा 5 डेज एंड ऑफ HNRNA और आपका जो मतलब टेलिंग में क्या किया जाएगा एडिनाइलिक एसिड वाले जो एडिनाइलिक जो एडिनिन हो गए उसको ऐड किया जाएगा 3 डेज एंड में टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। ठीक है, और वहाँ पे इट इज़ फुली प्रोसेस्ड। HNRNA को हम क्या बोलेंगे अब mRNA बोलेंगे और उसको जो मतलब अब साइटोसोल में ट्रांसफर किया जाएगा और वहाँ पे उसकी क्या होगी ट्रांसलेशन होगी। और सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू द अंडरस्टूड। स्प्लिट जीन जो होते हैं ये जो होते हैं एसिन फीचर है हमारे जीनोम का। ठीक है, स्प्लिट जीन होता है एक्सॉन इंट्रॉन जो होते हैं ये स्प्लिट जीन जो होते हैं इंसेंट फीचर है हमारे जीनोम का। और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन जो होता है इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है, कब से हमारे मतलब पुराने टाइम से जो मतलब कलाकृति एक टाइप की जो मतलब हमारी धरोहर है जहाँ पे इंट्रॉन हमारी जो मतलब प्रेजेंट होते हैं और जो मतलब स्प्लाइसिंग जो होती है RNA के द्वारा की जाती है RNA एंजाइम के द्वारा की जाती है। तो ऑब्वियसली RNA वर्ल्ड की डोमिनेंस को भी बताता है ये। ठीक है, क्योंकि RNA पहले आए हुए हैं। तो इन रिसेंट टाइम RNA और RNA डिपेंडेंट प्रोसेसेस जो होती हैं लिविंग सिस्टम जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो RNA का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे।